आइए, अब तक वॉइस चैप्टर में हमने ग्रामेटिकली बेस पढ़ा, जो कि एग्जाम्स में सॉल्व करने के लिए आते हैं, इसको बनाने के लिए आते हैं। और उसके बाद ट्रांसलेशन भी जो होता है, एक या दो जो होते हैं वॉइस से आ जाते हैं। अगर ये नहीं भी आते हैं तो दिस इज द बेस ऑफ द कंपोजिशन राइटिंग। क्योंकि ट्रांसलेशन अगर हमें नहीं आता है तो हम किसी भी प्रकार की लेटर, किसी प्रकार की एसे और किसी प्रकार का समरी हम नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हमें ग्रामेटिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ग्रामेटिकली स्ट्रांग के लिए सबसे पहले अब हमें ग्रामर के साथ साथ ट्रांसलेशन पे भी विशेष ध्यान देना होगा। जो चैप्टर ग्रामेटिकली खत्म हो जाता है तो हम आगे उसको ट्रांसलेशन बेस्ड भी उसको पढ़ाते हैं। तो अब तक आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर डिपेंडेंट एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाना, जो कि 6 रूल पर बन गया। और आज हम ट्रांसलेशन बेस्ड ही पढ़ाएंगे, जो कि अगले वीडियोज में, पहले के वीडियोज में हमने 2 रूल्स इसका पढ़ा दिया है। लेकिन फिर भी आज मैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस। और रूल जो होगा हमारा वही होगा। अफर्मेटिव पे डिपेंडेंट इसमें सेंटेंस है, निगेटिव पर डिपेंडेंट इसमें सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पर डिपेंडेंट इसमें सेंटेंस है, डब्ल्यूएच पे डिपेंडेंट इसमें सेंटेंस है, डब्ल्यूएच निगेटिव पर डिपेंडेंट इसमें सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम करने आज जाएंगे। बड़े ही इजी तरीके से इसको हम बनाएंगे, बशर्ते आपको पहले का जो मास्टर रूल है वो याद रखना पड़ेगा। तो मास्टर रूल वही है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी एज अ सब्जेक्ट एच बी अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर, टेंस, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ ए बी एज एन ऑब्जेक्ट। तो आइए आज हम इसके बारे में पहले सेंटेंस को उठाते हैं। राम के द्वारा संस्कृत बोली जाती है। मैंने पहले ही बताया था कि पैसिव बनाते वक्त हमें क्या करना है, यह ध्यान रखना है कि काम करने वाला डायरेक्टली उसमें उपलब्ध या उपस्थित न हो। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि राम के द्वारा संस्कृत बोली जाती है। तो किसी ने कहा राम के बारे में, राम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से वहां पर बोलने का काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के 2 सेंटेंस भी आ सकते हैं। पहला, राम के द्वारा संस्कृत बोली जाती है और संस्कृत बोली जाती है। तो जब द्वारा लगाकर नाम को हम जगह देते हैं तो उसको एक अलग नाम से जानते हैं, उसका नाम है बाई प्लस एजेंट। क्या है? बाई प्लस एजेंट। तो अगर बाई प्लस एजेंट हो तभी हम बाई का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं हो तो बाई का प्रयोग हम नहीं करेंगे। बात को ध्यान में रखना है। तो फॉर द कंफ्यूजन आई एम टेलिंग यू हियर ऑन दैट टॉपिक। मैं इस टॉपिक पर आपको, मैं यहाँ पर किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको बताया। तो ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन पैसिव ऑफ पीआईटी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित जो है ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे। तो राम के द्वारा संस्कृत बोली जाती है या संस्कृत बोली जाती है, दोनों में अंतर यह है कि जिसमें द्वारा लगा होगा वो बाई प्लस एजेंट होता है और इसमें उसके बाद नाउन को जगह हम देते हैं। अगर जहां पर द्वारा नहीं लगा हो तो हम वहां पर बाई प्लस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, जो कि बाई प्लस नाउन एजेंट कहलाता है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो राम के द्वारा संस्कृत बोली जाती है। अब इसमें फिर अपना पैटर्न याद रखो कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी एज सब्जेक्ट प्लस ईआरएम प्लस वृद्धि प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए बी एज ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें कौन काम, माने काम का प्रभाव इसमें किसके ऊपर पड़ रहा है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, भर क्या पहले बोलना, और बोलना का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, संस्कृत के ऊपर। तो संस्कृत यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और यही हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या हो गया, संस्कृत, मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसके बाद ईआरएम का प्रयोग, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो इसमें आपका ईआरएम होता है। क्योंकि संस्कृत थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए आप हम इज लगाएंगे। तो क्या हो गया, संस्कृत इज। इसके बाद मैं आपको मास्टर रूल थोड़ा सा लिख भी देता हूं। ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी एज ए सब्जेक्ट प्लस ईआरएम प्लस वृद्धि प्लस बाय प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए बी एज एन ऑब्जेक्ट। ये दिस इज द मास्टर रूल ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेस्ड ऑन द पैसिव सेंटेंस, फॉर द पैसिव सेंटेंस। तो हमने ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी सब्जेक्ट लिख लिया। तो ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, संस्कृत हमने लिख लिया। इजारे में से किसी एक का प्रयोग हमने कर लिया। अब हमें चाहिए वर्ब 3। तो वर्ब 3 क्या है, हमारा बोलना, बोलना यानी बोली, बोलना, बोलना के इंग्लिश क्या होता है, स्पीक, और स्पीक का विपरीत होता है स्पोकन होता है। यहाँ पर डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्पोकन।
इसके बाद बाई लगा देंगे, क्योंकि द्वारा के साथ यहाँ पर नाउन लगा हुआ है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ बेबी। तो यहाँ कौन बोलने का काम कर रहा है? राम। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली सही, लेकिन बोलने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होता है थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन ही होता है। तो स्पोकन बाय राम, स्पोकन बाय राम। दूसरे सेंटेंस में ये बन सकता है संस्कृत इज स्पोकन, संस्कृत इज स्पोकन। ऐसे हो सकता है सेंटेंस, भोजपुरी बोली जाती है तो भोजपुरी इज स्पोकन। ठीक है। मेहमानों को खिलाया जाता है तो गेस्ट आर फेड। त्योहार मनाया जाता है, फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। ईद मनाई जाती है, ईद इज सेलिब्रेटेड। बकरीद मनाई जाती है, बकरीद इज सेलिब्रेटेड। दुर्गा पूजा मनाई जाती है, दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड। सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर ट्रांसलेट ऑन दैट बेसिस। आप ऐसे इसको दैट्स नॉट अ टफ इन इंग्लिश एनीथिंग। कोई भी चीज अंग्रेजी में बिल्कुल ही कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस रेगुलर प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और रेगुलर जो है आप स्टडी करते हैं तो नथिंग इज अ हार्ड, नथिंग इज अ टफ इन दिस वर्ल्ड एनीथिंग। कोई भी ऐसी चीज दुनिया में जो है कठिन नहीं है, अगर आपका रेगुलरिटी है, नियमित रूप से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो दैट अ वेरी इजी, बहुत ही वो आसान है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका संस्कृत इज स्पोकन। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, नेपाल में उर्दू नहीं बोली जाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस का वो नेगेटिव सेंटेंस है, तो आराम से इसको फिर क्या खोजेंगे? सबसे पहले ट्रांसलेशन हमें सॉल्व करना है, पैसिव पे तो पहले हमें प्राप्त करना है ऑब्जेक्ट। अगर हमें ट्रांसलेशन बनाना है एक्टिव सेंटेंस का तो पहले हमें लाना है क्या? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। पूरी खेल डिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पर। अगर पैसिव तो खेल किसके द्वारा खेला जाएगा? ऑब्जेक्ट के द्वारा। अगर सेंटेंस हमारा जो है सब्जेक्ट के साथ हो तो खेल खेलेगा वो किसमें? आपका सब्जेक्ट के साथ जो है वो खेला जाएगा। तो यहां पर चूंकि नेपाल में उर्दू बोली जाती है, बोलने वाला यहां पर नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका वॉइस आएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? उर्दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्दू। उर्दू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर इज में से कोई एक, इज आर में से कोई एक, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज लगेगा। उर्दू इज अब निगेटिव है तो याद रखना 3 नंबर पे हमेशा जो होते हैं हम निगेटिव नॉट का प्रयोग करते हैं, तो उर्दू इज नॉट। अब क्या आता है? वर्ब 3। तो वर्ब 3 क्या हो गया? स्पीक का स्पोकन हो गया स्पोकन इन नेपाल, इन नेपाल। ये हो गया उर्दू इज नॉट स्पोकन इन नेपाल। दैट्स फॉर दिस सेंटेंस। आगे देखते हैं, क्या आपको उन लोगों के द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है? तो क्या आपको उन लोगों के द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है? तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे क्या? अब इसमें हम अंग्रेजी क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? पढ़ाने का प्रभाव किसके ऊपर? इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, तो हम लिख देंगे यहां पर इंग्लिश। क्या लिख देंगे? इंग्लिश। लेकिन सेंटेंस क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वॉइस वाला इज आर एम जो होता है बाहर निकल जाता है। तो अब इंग्लिश के हिसाब से क्या लगेगा? इज लगेगा। तो इज क्या निकल गया? बाहर निकल गया। इज यहाँ पर अफर्मेटिव रहता है तो सकता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का सेंस हो रहा है, इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन है, तो इज से क्या आ गया? बाहर आ गया। तो क्या हो जाएगा? इज इंग्लिश। अब उसके बाद क्या है? वर्ब 3। तो वर्ब 3 क्या है? यहां पर क्या? पढ़ाना। पढ़ाना इंग्लिश क्या होता है? टीच। और टीच का मीनिंग होता है टॉट। तो क्या हो गया? टॉट, TAUGST, टॉट। इज इंग्लिश टॉट। पहली बार मैं आपको बता रहा था ना कि OW फॉर अदर वर्ड, और अदर वर्ड अभी तक जो है हमने किसी एग्जांपल में आपको नहीं बताया था। तो आ गया आपका क्या आ गया? अदर वर्ड आ गया। क्या? आपको का यू। इज इंग्लिश टॉट यू। उसके बाद बाई। क्या हो गया? बाई। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्ट। कौन है सब्जेक्ट? उन लोगों को। तो यहां पे क्या हो गया? इज इंग्लिश टॉट बाय यू बाय देम। इज इंग्लिश टॉट यू बाय देम। क्या आपको उन लोगों के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? आगे है, क्या राजा को आमंत्रित नहीं किया गया है? सेम सेंटेंस लास्ट में आए, प्रेजेंट टेंस बगल में आए, आते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर काम करने वाला नहीं है तो ये हो गया वॉइस। और फिर ये वॉइस किसका? तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि सवाल पूछने के साथ साथ नहीं का भी जिक्र यहां पर किया गया। तो क्या हो जाएगा यहां पर? सबसे पहले हम क्या राजा को आमंत्रित नहीं किया है, तो राजा थर्ड पर्सन, तो इसके साथ भी क्या जाएगा? इज। उसके बाद हो जाएगा राजा इज
राजा। 3 नंबर पे नॉट, इज राजा नॉट, और क्या है इसमें आमंत्रित करना, आमंत्रित करने से होता है इनवाइट, और इसका इंग्लिश हो जाएगा, बात हो जाएगा इनवाइटेड। इज राजा नॉट इनवाइटेड। अब यहां पर चूंकि किसके द्वारा इनवाइट किया गया इसका जिक्र नहीं दिया गया है, अतः यहां पर हम डायरेक्ट बाई नहीं लगाएंगे और बाई यहां से छोड़ देंगे। इज राजा नॉट इनवाइटेड यहां से हमारा हो जाएगा। उसे क्यों पीटा जाता है, ये आपका WH हो गया, तो क्या हो जाएगा WH हुआ तो वाई एस ही, वाई इज ही बीटेन, वाई इज ही बीटेन, उसे क्यों पीटा जाता है, वाई इज ही बीटेन। अगला सेंटेंस, उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता है, ये WH नेगेटिव हो गया, तो फिर वाई आर दे नॉट कॉल्ड, वाई आर दे नॉट कॉल्ड, उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता है। तो बुलाने का प्रभाव किसके ऊपर, उन लोगों को, चूंकि यहां पर उन लोग डायरेक्ट रूप से उपलब्ध नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका दे हो जाएगा, तो वाई आर दे नॉट कॉल्ड, यहां पर ये हुआ आपका पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जो है उसका यहां पे ट्रांसलेशन बेस्ड जो है पैसिव बना लिया। और अगले क्लास में अब हम चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे, उसके बाद इसका भी ट्रांसलेशन हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है आपके दोस्त से जुड़ सके और उनको भी इससे फायदा पहुंच सके। दैट्स ऑल।